स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च के हमारे इस लेक्चर में हम आज लेक्चर 2 लेकर के आए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों का जो भी स्टडी वेरिएबल होगा, पहले हमें जानना चाहिए कि उसका मेजरमेंट स्केल क्या है। और मेजरमेंट स्केल आपको हमने 4 बताए थे: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। इनको पहचानने के लिए या इनको कैसे इनके स्केल नाम प्रोवाइड किए जाते हैं, इसको जानने के लिए कुछ हम लोगों ने टेक्निक जानी, और उसके आधार पर फिर हुआ कि वेरिएबल 2 कैटेगरी के हम पाएंगे: क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और जनरली क्वांटिटेटिव वेरिएबल में, हर क्वांटिटेटिव वेरिएबल का जब आप डेटा लेते हैं तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल में यूनिट रहेगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में मिस कर दिया था बताना, और बाद में मेरे एक कलीग ने मुझे ऐसे इन्फॉर्म किया, सो मैं इसे ऐड कर रहा हूँ कि आपको एक मेमोरी में रहे। अब प्रश्न है कि जब हम वेरिएबल अपना फाइनल कर लिए हैं, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है और मेरे पास रॉ डेटा आ गया है स्टडी का, तो हम फिर कैसे प्रोसीड करें? तो है कि व्हाट टू डू आफ्टर गेटिंग द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स अंडर स्टडी। इसके लिए हम लोग 2 रास्ते अपनाते हैं। पहला है कि मेरा पर्पज है इसमें कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें, प्रेजेंट कैसे करें, जिससे कि हम उसमें से कुछ मीनिंगफुल चीज निकाल सकें। इसके 2 तरीके होते हैं जनरली हम लोग यूज करते हैं, एक ग्राफिकल टेक्निक और दूसरा न्यूमेरिकल टेक्निक। और इन तरीकों से जो भी हम समरी निकालते हैं अपने हर वेरिएबल का, उसको कहते हैं यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो हर वेरिएबल का हम अपना एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देंगे, और जब हम प्रोवाइड करेंगे तो हम कहेंगे कि दिस इज यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड देयर आर 2 मेथड्स जनरली वी यूज, ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल। तो हम आ जाते हैं कि ग्राफिकल टेक्निक पे हम कैसे प्रोसीड करते हैं। इस टेक्निक पे आने के पहले हम एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि वाई ग्राफ, हाउ दे स्पीक अबाउट डेटा। इसको समझने के लिए सपोज करिए कि 3 स्टूडेंट्स को, 3 रिसर्च स्कॉलर को एक ही काम सुपरवाइजर ने सौंपा, और वो था कि आप बनारस डिस्ट्रिक्ट के हर घर में जाएं, हर फैमिली में जाएं और उस फैमिली की फैमिली इनकम कलेक्ट करें, पर मंथ फैमिली इनकम कलेक्ट करें। और इसमें ये इंस्ट्रक्शन था कि ये तीनों एक साथ जाकर के डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, सेपरेटली वो जाएंगे। और ये इसमें कंडीशन दी हुई है कि हर व्यक्ति को घर वालों ने, इंफॉर्मेंट ने एक ही इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन में वेरिएशन नहीं किया। अब पूरे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में 2011 के सेंसस के अनुसार 5,60,162 फैमिली है। इसका मतलब हुआ कि हर स्टूडेंट के पास एक डेटा आया। डेटा कितने वेरिएबल का आया? एक वेरिएबल का। वेरिएबल का नाम क्या है? पर मंथ फैमिली इनकम। वेरिएबल क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है? चूंकि इनकम को रुपीज में पूछा गया था, इसलिए इसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल मानेंगे। क्वांटिटेटिव में भी हुआ कि इंटरवल है कि रेशियो है, तो ये रेशियो वेरिएबल होगा, क्योंकि अगर किसी का फैमिली इनकम 0 है, इसका मतलब है कि उसकी फैमिली इनकम एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जब उनके पास डेटा आया तो कुछ इस तरह का उन लोगों ने कलेक्शन किया डेटा का, और इस तरह के फिगर, डिफरेंट फिगर्स उनके पास 5,60,162 फिगर थी। अब ये बहुत बल्क अमाउंट ऑफ डेटा है एक वेरिएबल पे। अब जब भी आप इसको लेकर के देखेंगे तो आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न होगा कि क्या किया जाए। अच्छा, दूसरा प्रश्न, तीनों के पास डेटा एक ही था। आपको लगेगा कि तीनों के पास अलग अलग डेटा था, डेटा अलग अलग नहीं था। तीनों के पास डेटा एक था, बस लिखने का ऑर्डर तीनों का अलग अलग था। तो अगर ये तीनों बच्चे अपने डेटा को अरेंज कर दें इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो तीनों का डेटा मैच कर जाएगा, क्योंकि हर को वही सूचना मिली थी हर घर से।
तो तीनों के पास सिमिलर डेटा था। जब ये लोग लेके आए तो सुपरवाइजर से इन्होंने इनको सजेस्ट किया कि भाई ये तो डेटा रहा है, इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो आप एक काम करो। उन्होंने बताया कि आप पहले एक ग्रुप बनाओ इनकम का, रुपीज 0 to 500, रुपीज 500 to 1000, लाइक दिस। इसको कहते हैं ग्रुपिंग करना क्वांटिटेटिव वेरिएबल का। और इस तरह की ग्रुपिंग में दो तरह की ग्रुपिंग हम लोग करते हैं, या तो इक्वल इंटरवल की या अनइक्वल इंटरवल की। जैसे यहाँ पर हर जगह 500 का डिफरेंस रखा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे ये इक्वल क्लास इंटरवल की ग्रुपिंग है। और दूसरी चीज, इस ग्रुपिंग में भी दो तरह की ग्रुपिंग होती है, एक होती है इंक्लूसिव क्लास और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव क्लास। इसमें इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना और एक्सक्लूसिव का मतलब है एक्सक्लूड करना। अब किसको इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, ये डिपेंड करता है अपर लिमिट पर। जैसे अगर इसमें इसकी अपर लिमिट में ₹500 लिखा हुआ है, अब अगर किसी फैमिली की इनकम ₹500 है और उसको हम इसी ग्रुप में काउंट करते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा क्लास इंटरवल इंक्लूसिव है। और जब ये इंक्लूसिव होगा तो अब यहाँ 500 से स्टार्ट नहीं होगा, 500 से जस्ट कुछ आगे से स्टार्ट होगा, 500.01, 500.1, 501 अगर राउंडेड में है तो ये जो क्लास इंटरवल बनाया गया है, ये जो ग्रुपिंग बनाया गया है, ये इक्वल ग्रुप इंटरवल और एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल है। और इन्होंने समझाया कि आप इस तरह की ग्रुपिंग बना लो, अपने डेटा से फिर काउंट करो, आपको यहाँ कुछ नंबर मिलेंगे, ये नंबर उस डेटा का नहीं है। और जब ये बना लेते हैं तो इसको स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल इनकम। तो हर वेरिएबल का, अगर वो आपका वेरिएबल क्वांटिटेटिव है तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा रॉ डेटा से, अगर क्वालिटेटिव है तो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा रॉ डेटा से। तो पहला जो मैसेज है वो यह है कि आप अपने हर वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। अब यहाँ एक समस्या ये आती है कि ये जो ग्रुपिंग की जा रही है वो कैसे किया जाए, क्योंकि हर रिसर्चर अपना अपना ग्रुप बनाएगा। तो अमूमन इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, इनका वेट्स कितना होना चाहिए। लेकिन रिसर्च के फील्ड में आप अमूमन अपनी स्टडी को दूसरे की स्टडी से कंपेयर करना चाहते हैं। तो अगर आपको अपनी स्टडी किसी की स्टडी से कंपेयर करना है तो आप ग्रुपिंग का पैटर्न वही रखिए जो आपकी प्रीवियस स्टडी में रही है, ताकि आप कंपेयर कर लें। तो सुपरवाइजर ने ये सजेशन देने के बाद उनसे कहा कि आप ये बना के ले आओ। जब उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का बना के लाया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ग्राफ पेपर लाओ। और फिर उन्होंने ग्राफ पेपर पे समझाया कि इस एक्सिस पे इनकम रखो और इस एक्सिस पर फैमिली साइज, फैमिली की संख्या रखो, और इस इनकम के मिड पॉइंट पर मींस 250 पर 750 पर इन फ्रीक्वेंसीज को जो आपको मिली है, ये ओक्स डेटा का नहीं है, आप डॉट्स लगाओ और फिर इस डॉट को स्मूथ हैंड से मिला के ले आओ। उन्होंने ये काम दिया। अब तीनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, कोई किसी से देख नहीं रहा था। तीनों ने अपना अपना ग्राफ पुटअप किया। पहले स्टूडेंट ने अपने डेटा का ये ग्राफ दिखाया, दूसरे ने ये दिखाया, तीसरे ने ये दिखाया। अब यहाँ प्रश्न ये है कि जब तीनों के पास डेटा एक ही था तो तीनों के डेटा का ग्राफ भी एक ही आना चाहिए, एक जैसे। तीनों में अलग अलग क्यों है? अब अगर मैं यहाँ पे प्रश्न पूछूं कि इसमें से कौन ज्यादा जस्टिफाई ग्राफ लग रहा है, तो अमूमन ऑडियंस कहती है कि फर्स्ट वाला जस्टिफाइड है, फर्स्ट वाला जस्टिफाइड है। और उनका जवाब होता है कि एनपीसी है। एनपीसी है, उसके पीछे उनका रीजन होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा लिया गया है, मीन्स 5,60,000 डेटा है। तो इतने डेटा का ग्राफ अगर बनाएंगे तो एनपीसी आएगा, मीन्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जैसा आएगा। बट
इट्स नॉट नेसेसरी कि हर डेटा, हर वेरिएबल का नेचर एनपीसी हो। जैसे अगर हम इसमें पूछें कि मिडिल इनकम क्या है और मिडिल इनकम पर कितने लोग रह रहे थे, तो मिडिल इनकम कहीं यहां आएगी बीचों बीच में, और इस पर रहने वालों की संख्या यहां से देखी जा सकती है। अब मिडिल इनकम, फिर पूछूं कि मैक्सिमम फैमिली किस इनकम पर थे, तो ये जानने के लिए हम यहां से पीक से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ जो भी इनकम लिखा होगा रीड कर लेंगे और कहेंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम फैमिली इस इनकम पे थे। अब आइए, ये कह रहा है कि मैक्सिमम फैमिली मिडिल इनकम, मिडिल इनकम का मतलब नहीं है कि मध्यम वर्ग, मिडिल इनकम का मतलब है कि पूरे इनकम का सेंटर। ये जो स्टूडेंट दिखाया, इसने जो है मैक्सिमम फैमिली को मिडिल इनकम से पहले दिखाया, और इस स्टूडेंट ने अपने डेटा में से जो पुटअप किया, उसके डेटा में मैक्सिमम फैमिली बनारस जिले की मिडिल इनकम से हायर इनकम पे रह रही है। अब ये तीनों बनारस के इनकम की सोसाइटी को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब अमूमन हम लोग जानते हैं कि इनकम किसी भी सोसाइटी में स्क्यूड नेचर का होता है, और मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम फैमिली लोअर इनकम की ओर रेजाइड करती है। इसलिए जो इसमें बेहतर ग्राफ है वह है बी, ज्यादा जस्टिफाइड ग्राफ हमारा बी वाला है, क्योंकि यही एक क्लू दे रहा है कि मैक्सिमम फैमिली लोअर इनकम पे रेजाइड कर रही है। इस तरह का स्टेटस अमूमन वाराणसी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में आप नहीं पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम फैमिली, अधिकांश परिवार अधिक इनकम पे जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो ग्राफ होते हैं, इनको अगर आप प्रॉपरली स्टडी करें तो आपको इसमें से बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, इसलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब अगर कोई भी डेटा इस तरह का फिगर दे रहा है तो हम लोग कहते हैं कि सिमेट्रिक है, कुछ लोग कहते हैं कि बेल शेप है, मीन्स घंटी के जैसा है। अगर शेप इस तरह का है, यानी कि पीक लेफ्ट की ओर मिल जा रहा है सेंटर से, तो हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर ऐसा है तो हम लोग कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड है। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, अगर किसी डेटा का शेप ऐसा है तो उस डेटा का मीन मीडियन मोड अगर आप निकालोगे तो वो नियर अबाउट एग्जैक्ट एकदम सिमिलर आएगा। इस डेटा में क्या होगा कि मोड की वैल्यू स्मॉलर होगी, मीडियन यहां आएगा, मीन इसके इधर आएगा। तो इस तरह के सिचुएशन में मोड इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड, और निगेटिव स्क्यूड के सिचुएशन में मोड जो है हायर वैल्यू पे आएगा और मिडिल में मीडियन होगा, तो लेफ्ट में उसके मीन होगा। अमूमन मीडियन हमेशा मीन और मोड के इन बिटवीन लाई करता है, तो अगर इधर मोड है तो इधर मीडियन और फिर मीन। तो इस केस में क्या होगा कि मीन वैल्यू स्मॉलर आएगी मीडियन से और वो स्मॉलर आएगा मोड से, नेगेटिव के केस में। तो ये थोड़ी बेसिक जानकारियां हैं जो हम लोग इस ग्राफ पे रखते हैं। आगे हम आपको कुछ ग्राफ्स दिखाएंगे और उस ग्राफ की टेक्निकलिटी पे चर्चा करेंगे। जैसे ये दो ग्राफ है, अमूमन इस ग्राफ पे मैं जब डिस्कस करता हूं तो पूछता हूं कि इनके नाम क्या है। दोनों एक ही तरह के ग्राफ हैं कि डिफरेंट हैं। अमूमन इस तरह के ग्राफ के दो नाम दिए जाते हैं, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम। अब इसमें से दोनों बार डायग्राम है या दोनों हिस्टोग्राम है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिसे कि हम लोगों को समझ लेना चाहिए। जैसे हिस्टोग्राम को हिंदी में बोलते हैं फिगर मेड बाय रेक्टेंगल, हिंदी में आयत चित्र, मीन्स फिगर मेड बाय रेक्टेंगल्स। तो अब कुछ अगर मैं पूछूं
तो कुछ लोग कहते हैं कि ये भी रेक्टेंगल है और इसमें 5 रेक्टेंगल है, इस फिगर में भी रेक्टेंगल है और इसमें 3 रेक्टेंगल है। अब अगर कोई फिगर रेक्टेंगल है तो हर रेक्टेंगल की एरिया निकलेगी। तो अगर मैं ये पूछूं कि इस रेक्टेंगल की एरिया क्या है, तो आंसर है 0, 10, 10, 4, तो 10 into 4 40 स्क्वायर यूनिट। सो सिमिलरली इस फिगर में हर रेक्टेंगल की एरिया हम बता सकते हैं। अब हम इस फिगर में आते हैं, ये भी आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। अब ये दूरी, ये तो 45.5 है। अब हमें ये भी दूरी चाहिए। अब ये दूरी क्या माना जाए? 3 माना जाए, क्योंकि यहाँ 0 है, 3 मान नहीं सकते। और अगर ये दूरी 3 तक है तो ये 20 है। इसका मतलब है कि इस पे मेजरमेंट डिस्टेंस का नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस मेजरमेंट इस एक्सिस पे नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस दूरी को, ये दूरी बता ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि इसमें दूरी केवल एक तरफ बता सकते हैं। किस तरफ? हाइट की तरफ। तो इसमें भी हाइट की तरफ, इसमें भी हाइट की तरफ, बट विड्थ नहीं बता पाएंगे तो हम एरिया भी नहीं निकलेगा। इसलिए हम अगर इसको रेक्टेंगल बोलते हैं तो ये गलत है। हाँ, अब जब किसी भी फिगर में हम केवल मेजरमेंट को एक डायमेंशन में लें तो उसे हम बार डायग्राम कहते हैं। और ये जो हाइट होती है हमेशा किसी पॉइंट पर होती है, लेकिन इस एक्सिस पे जितने भी पॉइंट लिए जाएंगे उन पॉइंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा कि ये पॉइंट पहले है, ये पॉइंट बाद में है, लाइक दिस। अब अगर हम ये केवल ये पतली लाइन खींचते तो भी बार डायग्राम था, लेकिन विजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए हम इसे थोड़ा सा विड्थ दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेक्टेंगल है। अब ऐसे फिगर को हम बोलते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम जनरली हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए बनाते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल का कोई भी डायग्राम इसमें का बनेगा तो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल का होगा तभी बनेगा। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटेटिव के वेरिएबल के में डेटा कैसा होगा? क्वालिटी होगा, जैसे कास्ट, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। और जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो हर कास्ट का कुछ फ्रीक्वेंसी आएगा। तो फ्रीक्वेंसी इस एक्सेस पर जमूमन वेरिएबल की वैल्यू, मतलब कि उस क्वालिटेटिव वेरिएबल का जो डेटा है वो रखा जाता है और उस वेरिएबल के हर फ्रीक्वेंसी को उसके ऊपर दिखाते हैं। तो अमूमन ये डायग्राम क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये डायग्राम हमेशा क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए बनता है, हिस्टोग्राम। और यह क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के आधार पर बनाया जाता है। इस डायग्राम को बनाने में कुछ चीजें ध्यान में रखी जाती हैं कि क्लास विड्थ जो हो वो इक्वल हो, इक्वल क्लास इंटरवल रखे जाए। ऐसा नहीं है कि अगर इक्वल क्लास इंटरवल हम नहीं रखते हैं तो ये डायग्राम नहीं बनेगा। हम बनाते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के लिए भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, लेकिन उस समय हमारा हिस्टोग्राम में जो वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी इसमें दिखा रहे हैं उस समय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहाँ पे शो करते हैं अगर आप अनइक्वल क्लास इंटरवल लिए हुए हैं। अब बार डायग्राम के विषय में थोड़ा सा मैं कुछ और स्पेसिफाई कर दूं। अमूमन आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि किसी किसी में ये डायग्राम वर्टिकल बनता है, किसी किसी पॉइंट पर ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल बनते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अमूमन आपको मिलेगा कि जब भी ये हॉरिजॉन्टल बनाए जाते हैं तब जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी, मेजरमेंट तब इधर होगा और इधर क्या होगा? क्वालिटी की वैल्यू लिखी जाएगी। अमूमन यह जो क्वालिटी की वैल्यू लिखी जाती है वो स्पेस से रिलेटेड होता है, जैसे जनसंख्या, प्रदेशों की जनसंख्या। तो यहाँ प्रदेशों के नाम होंगे। प्रदेश क्या है? एक लोकेशन है, एक स्पेस है। हाँ, तो
इस तरह के जब डेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बार डायग्राम से, तब हम लोग इस बार को अमूमन हॉरिजेंटल दिखाते हैं। जनरली ये 100% ओबे नहीं किया जाता है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे मैगजीन, स्टैंडर्ड मैगजीन में ये ओबे किया जाता है। तो ये दो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से और ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल के। इसी डायग्राम से दो डायग्राम और निकलते हैं, इन्हें बोलते हैं पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व। उसको हम अभी शो करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व। तीसरा है ये लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम अमूमन टेम्पोरल डेटा के लिए बनाया जाता है। टेम्पोरल डेटा से मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो समय के साथ बदलती हो, जैसे रन प्रति ओवर। मैच में आप देखते हैं यहाँ पे ओवर लिखा होता है, ओवर 1 2 3 50। ये ओवर क्या है, समय के साथ चेंज हो रहा है। और इसके ऊपर रन। अब ये दो टीम है, आप उनके इस परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। पाई डायग्राम, ये भी हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए ही बनाते हैं। फिर है स्कैटर डायग्राम। ये डायग्राम मेनली हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए बनाते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद एक और डायग्राम है बॉक्स प्लॉट। ये बहुत अनकॉमन है अपने देश में, लेकिन बहुत पॉपुलर है इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो डायग्राम है, ये हमारे वेरिएबल, इस ये डायग्राम बनेगा किनके लिए, तो नॉमिनल वेरिएबल को छोड़ करके ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो सबके लिए आप बना सकते हैं। इस डायग्राम की विशेषता क्या है, ये डायग्राम कुल 5 समरी से बनता है। आपके डेटा के मिनिमम वैल्यू क्या है, आपके डेटा का 25th परसेंटाइल क्या है, आपके डेटा का मीडियन क्या है, 75th परसेंटाइल क्या है और मैक्सिमम क्या है। इन 4 वैल्यू के आधार पर यह फिगर प्लॉट किया जाता है। हम इसको एक्सेल में दिखाएंगे, अगर इस लेक्चर में संभव नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। अब इसके यूजेस क्या है। अब पहला यूज तो ये है कि अगर ये इनकी ये जो ये 4 सेगमेंट बने हुए हैं, इसमें ये सेगमेंट कैसे बनते हैं इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इस सेगमेंट, इस सेगमेंट, इस सेगमेंट और इस सेगमेंट की लेंथ, दूरी अगर इक्वल हो तो हमारा डेटा बेल शेप नेचर लिए होता है। एक तो ये जानकारी है। दूसरा ये बताता है कि हमारे डेटा का स्प्रेड, पूरे डेटा का लेंथ जो है हमारा, उसमें ऑब्जर्वेशंस का क्लोजनेस, स्प्रेडनेस किस रीजन में ज्यादा है, किस रीजन में कम है। तो अगर ये बराबर बराबर है तो हमारे डेटा का स्प्रेड हर रीजन में मोर और लेस इक्वल है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज है कि अगर आप ये किसी सॉफ्टवेयर से आप बना रहे हैं तो ये आपके सॉफ्टवेयर में सुविधा है कि आपको बताएगा कि आपके डेटा में आउटलायर है कि नहीं है। आउटलायर क्या होता है कि आपके डेटा की कोई ऐसी वैल्यू जो जनरल वैल्यू से डिफरेंट हो। हाँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे डेटा में लिखा है 1 2 3 4 5 और एक वैल्यू है 50। तो 50 क्या है, बाकी 5 वैल्यूज से डिफरेंट नेचर का है, काफी बड़ा है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं आउटलायर। तो अमूमन जब आपके पास डेटा सेट बहुत लंबा होता है तो आप ये देख करके नहीं जान पाएंगे कि इसमें कोई इस तरह का डेटा है कि नहीं, क्योंकि इस तरह का डेटा रहने से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जब हम कुछ समरी निकालते हैं तो ये डोमिनेट कर देता है आपके रिजल्ट को। इसलिए पहले हम लोग इसके पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके डेटा में आउटलायर है और आप बॉक्स प्लॉट बनाते हैं कुछ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स के द्वारा, तो वो आपको दिखाता है कि आपके डेटा में आउटलायर है कि नहीं। अगर हायर वैल्यू की ओर आउटलायर होगा तो ऊपर की ओर डॉट दिखाएगा, अगर लोअर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू की ओर आउटलायर होगा तो ये लोअर बार दिखाएगा। अब आप उसे चाहे तो रेक्टिफाई कर लें, डेटा एंट्री प्रॉब्लम है या क्या है, और उसके बाद फिर आप आगे की एनालिसिस करें। तो इस पर्पज से ये यूज किया जाता है।
मैं इसको यहाँ बंद कर रहा हूँ। अगला वीडियो मैं इस पर ग्राफ बनाने पे शो करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।